नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर आ गए हैं आपके समक्ष एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी सीरीज को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, हर बुधवार हम लोग आपसे चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषयों की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए जो पिछले एक सप्ताह से कहीं ना कहीं खबरों में थे। आप सभी को इस बात का ज्ञान होगा कि यूपीएससी अब 2023 का नोटिफिकेशन भी ला चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने 2023 नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, कई लोगों ने शायद फॉर्म भी भर दिया है। इसीलिए हमारी अब कोशिश रहेगी कि ये जो सीरीज है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई, इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं जो कि आपको खास करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए अगर आप सवाल देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में, तो मैप यानी कि नक्शों से जुड़े हुए काफी सवाल आते हैं। यही नहीं, कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए सवाल साल दर साल हम लोग देखते हैं। तो अब से हमारी कोशिश रहेगी कि आज से लेकर के प्रारंभिक परीक्षा तक हर सप्ताह जब भी हम आपके सामने आएंगे, हर एक दिन कम से कम एक ऐसे स्थान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो खबरों में है। हम उसका नक्शा देखेंगे कि इनके आसपास कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हर साल एक या दो सवाल आपको प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे देखने को मिलते ही मिलते हैं। यही नहीं, हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो खबरों में रहा है उसके बारे में भी चर्चा की जाए जब भी हम अब से हर बुधवार आपसे मिला करेंगे। आपको बस ये करना है कि कोशिश करनी है कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि क्या आपकी इन सेशंस से मदद हो रही है या आप और किस तरीके के सेशन हमारी तरफ से चाहेंगे। ये है हमारे आज के 5 विषय। पहले 3 विषय उन मुद्दों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं आजकल खबरों में है। तुर्की में, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही भयानक भूकंप एक के बाद एक आए हैं जिससे कि हजारों लोगों की जान चली गई है। हम चर्चा करेंगे खास करके भारत ने इसके बारे में क्या किया है, किस तरह से भारत ने तुर्की की मदद करने के लिए बहुत सारे विशेषज्ञों को यहां से भेजा है। एनडीआरएफ की टीम भी यहां से गई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसे कहा जाता है भारत की। बहुत सारे डॉक्टर्स भारत से गए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी सुविधाएं हमने तुर्की को देना शुरू कर दी है। भारत और रूस के बीच के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, रूस से भारत बहुत सारी मात्रा में कई सारा सामान खरीदता है, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो तेल हो। अब वो जो चीजें हम रूस से खरीदते हैं उसका भुगतान किस तरीके से होगा, कौन सी राशि है जिसमें भुगतान होगा, कौन सी मुद्रा में भुगतान होगा, इसके बारे में काफी चर्चा हुई है दोनों देशों के बीच में। दिक्कत यह है क्योंकि रूस ने जब से आक्रमण किया है यूक्रेन पर, रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो इसीलिए रूस को डॉलर में या यूरो में इस तरीके की विदेशी मुद्राओं में भुगतान करना संभव नहीं है। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है भारत के पास जिससे कि वो रूस को भुगतान करे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे परवेज मुशर्रफ, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई, उनको किस लिए याद रखा जाएगा। क्या उनको ऐसे याद रखा जाएगा कि इन्होंने ही कारगिल युद्ध की शुरुआत की, या इनको इसलिए याद रखा जाएगा कि शायद उनके शासन के दौरान भारत और पाकिस्तान सबसे करीब आए थे कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब से हम शुरू कर रहे हैं ये कोशिश, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा संगठन रहेगा IMF, जो कि चर्चा में है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को लेकर के। फिर हम बात करेंगे किसी एक ऐसे स्थान की जो खबरों में है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं, नक्शा देखकर कि ये कहां पर है, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से ऐसे समुद्र हैं जो इनके आसपास हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे से। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ ही दिन पहले टर्की में और सीरिया में बहुत विशालकाय भूकंप आया। एक नहीं, एक के बाद एक कई सारे भूकंप आए यहाँ पर, और हर 2-3 घंटों में एक नंबर दिया जा रहा है, एक आंकड़ा दिया जा रहा है तुर्की द्वारा। जो अभी नंबर आया है वो ये कि 8,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अभी तक तुर्की में। और सीरिया में, जहाँ पे सीरिया एक ऐसा देश है जैसा कि आपको पता है, यहाँ गृह युद्ध काफी समय से चल रहा है, तो वहाँ वैसे भी सरकार के कंट्रोल में बहुत ही कम इलाका है सीरिया का।
ऐसे में तुर्की में इस तरीके का भूकंप आना मतलब कि कई सारे लोगों को इसने परेशानी में डाल दिया है। तुर्की में इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में जब इस तरह की कोई आपदा आती है, और परेशानी ये है कि ऐसी आपदा के बारे में हमने कितना भी विकास कर लिया हो, आप पता नहीं लगा सकते पहले से कि भूकंप आने वाला है। हाँ, आप भूकंप से लड़ने के लिए तैयारी जरूर कर सकते हो। आप कोशिश कर सकते हो कि जो आपकी इमारतें हैं वो इस तरीके की इमारतें बनाई जाएं कि भूकंप का ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन एक बार जब इतनी बड़ी तीव्रता का भूकंप आता है, जो कि तुर्की में आया है 7.8 तीव्रता का, तो ऐसे में किसी भी इमारत का उसमें बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम देखते हैं दुनिया भर के देश घोषणा करते हैं कि हम मदद करने के लिए भेजते हैं कुछ ना कुछ। कोई डॉक्टर भेजता है, कोई दवाइयाँ भेजता है, कोई खाने का सामान, कोई पहनने के कपड़े भेजते हैं। भारत ने भी ये घोषणा की कि हम तुर्की में अपनी एक मेडिकल टीम भेजेंगे, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF जिसे कहा जाता है वो भेजेंगे, जिनकी इसी चीज में खासियत है। इन्हीं सब चीजों के लिए इन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे इमारत में दबे लोगों को निकाला जाए, कैसे ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए जो कि दबे हुए हैं, जो कि फंसे हुए हैं, और इसी में इनकी महारत होती है। तो भारत ने ये टीम तुर्की भेज दी है और लगातार भारत और मदद करने के लिए तैयार है। देखिए, भारत का एक ये बहुत अच्छा और बहुत गर्व करने वाला इतिहास रहा है कि जब भी किसी भी देश में ऐसी आपदा आती है, भारत से जितना बन पड़े भारत सरकार करती है, और ये बहुत लंबा इसका इतिहास रहा है। कुछ उदाहरण अगर आप देखें, नेपाल में 2015 में भीषण भूकंप आया, भारत सबसे पहला देश बना जहां हमने मदद भेजी। मालदीव्स को देखिए, मालदीव्स जैसे देश, जब एक छोटे द्वीप में कोई देश होता है तो वो आमतौर पर जो पीने का पानी होता है वो समुद्र से लेते हैं और उसे पूरी तरह से साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और उसी को पीते हैं। तो अगर ये जो प्योरीफाई करने वाली जो मशीन है यही खराब हो जाए तो पूरा देश बहुत मुसीबत में आ सकता है। तो मालदीव में जो उनका सबसे बड़ा एक प्लांट था जिससे वो पानी समुद्र से लेते थे, साफ करते थे और पीने का पानी लोगों को देते थे, वो खराब हो गया था, उसमें आग लग गई थी। भारत था जिसने सबसे पहले अपने हवाई जहाज भर के पानी की बोतलें भेजी थी। तो भारत, बहुत लंबा भारत का इतिहास रहा है ऐसे मामलों में। तुर्की में भी भारत कुछ ऐसे देशों में से रहा जिसने सबसे पहले मदद का ऐलान ही नहीं किया, मदद को भेजा भी। तो ऐसे में भारत हमेशा से, जो हमारा एक इतिहास रहा है विदेश नीति का, यह मदद करते हैं, उस पर अभी भी अग्रसर रहा है। अब जैसा मैंने कहा, सोमवार तक 5,000 से अधिक लोगों की मरने की घोषणा हो चुकी थी। अभी ये आंकड़ा 8,000 से ऊपर पहुंच चुका है। एक परेशानी ये भी है कि जब आप भूकंप जैसी किसी भी आपदा की बात करते हैं तो जैसे जैसे लोगों को वहां से निकाला जाता है, लोगों को बचाया जाता है, वैसे वैसे आंकड़ा और बढ़ता है। जब इतनी बड़ा एक इलाका हो जहां पे भूकंप आया हो, इतनी सारी इमारतें गिरी हों, तो एक एक करके बचाने में भी समय लगता है, इमारतों को हटाना। आप खुद सोचिए, अगर 15, 12, 8 माले की इमारत गिरेगी तो उसका मलबा कितना सारा होगा। तो उस मलबे को हटाने के लिए, दबे लोगों को निकालने के लिए, तलाश करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो भूकंप की जब भी आपदा आती है तो ये आंकड़ा कितने लोग मरे, ये बढ़ता रहता है कुछ ना कुछ समय तक। और WHO ने यही तक कहा है कि कल तक जितनी घोषणा हुई थी उससे कम से कम 8 गुना लोग मर सकते हैं। तो भारतीय सेना ने आगरा में स्थित 60 पैराफील्ड अस्पताल से 99 सदस्यीय मेडिकल टीम को भेजा है, क्योंकि ऐसे में जब इतने सारे लोग एकदम से किसी न किसी आपदा में फंस जाते हैं तो वहां पे आमतौर पर आप देखें डॉक्टर की कमी हो जाती है। इसके अलावा कार्डियक मॉनिटर संबंधित उपकरणों को भी भेजा गया है, ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र भेजा गया है। इन सभी को भारतीय वायुसेना ने 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान में भेजा है। C-17 ग्लोब मास्टर आमतौर पर आप देखेंगे, बहुत फोटो में यही विमान है, आमतौर पे बहुत बड़ा सा विमान एक जो इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं जब भारत सरकार को कहीं पे ऐसी तरीके की सामग्री भेजनी होती है कि भाई हमें किसी की सहायता करनी है, लोगों को वहाँ से निकालना है जो लोग फंसे हुए हैं, बहुत 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 बड़ा, बहुत भारी विमान इसे माना जाता है, जो इन सब चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब तुर्की का एक दुखद रूप से आप कह सकते हैं इतिहास रहा है कि यहाँ पे काफ़ी भूकंप देखे गए हैं, और वो देखने का कारण ये है कि तुर्की एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर आप देखेंगे जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, ये आपस में कई सारी प्लेटें मिलती हैं। और क्योंकि जब ये कई सारी प्लेट मिलती हैं तो ऐसी जगह पर जो भी
देश होते हैं उन्हें पता रहता है कि हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी तीव्रता का भूकंप आ सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, हमने कितनी भी विकास कर लिया हो, कितनी भी बड़ी बड़ी तकनीकें हमारे पास आ गई हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी पूरी दुनिया भर में कहीं भी ये तरीका नहीं है कि आप भूकंप के बारे में पहले से बता सकें, चेतावनी दे सकें। आप ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ, इस इलाके में भूकंप आने की संभावना है। कब, कैसे, कितना बड़ा भूकंप आएगा, ये कोई भी पूरी की पूरी गारंटी से नहीं बता सकता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो आपके बिल्डिंग बनाने का तरीका है, उन्हें ऐसा बनाया जाए कि जब भूकंप आए तो उसमें कम से कम नुकसान हो। लोगों के ऊपर कुछ इमारतें या कुछ सामान गिरता भी है तो वो इस तरह से ना गिरे कि लोगों की जान चली जाए। ये सब चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन दुनिया भर के देशों में वही परेशानी। हमारे यहाँ पे जब जोशी मठ का पूरा ये प्रकरण अभी चल रहा है तो आपने देखा कई सारी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया, विशेषज्ञों ने तो पहले ही सरकार को कहा था जोशी मठ में मत बनाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, लेकिन फिर भी जोशी मठ में निर्माण हुआ। कुछ ऐसा ही तुर्की के बारे में भी कहा गया है। कई सारे विशेषज्ञों ने कई सारी रिपोर्ट ऐसी लिखी जिसमें पहले ही कहा गया था कि तुर्की में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में खास करके ध्यान दीजिए, बहुत ऊंची इमारतें मत बनाइए। लेकिन फिर भी ऊंची इमारतें बनाई गई, इमारतें बनाते हुए ये ध्यान नहीं दिया गया कि भूकंप आएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे इमारतों में दबे हैं उनको सुरक्षापूर्ण तरीके से निकाल लिया जाए। एक और बहुत दिलचस्प बात वहां पर यह आ जाती है कि भारत और तुर्की के संबंध असल में है कैसे, और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए, एग्जाम के लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, भारत का इतिहास रहा है, भारत एक उन देशों में से एक है जो सबसे पहले मदद करने पहुंचता है जब भी ऐसी आपदा आती है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की से खास करके भारत के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं कभी भी। तुर्की साल दर साल जब भी संयुक्त राष्ट्र में उनको मौका मिलता है, साल दर साल तुर्की कोशिश करता है भारत से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मुद्दा उठाने। कश्मीर का मुद्दा कई बार वो उठाते हैं और खुले तौर पर वो पाकिस्तान का साथ ज्यादा देते हैं अगर आप भारत के मुकाबले देखें तो। कई बार तुर्की ने आलोचना की है भारत में होने वाली चीजों की। तुर्की ने यह भी कहा है कि भारत सरकार को अनुच्छेद 370 को वापस लेकर के आना चाहिए। ऐसी कई सारे बयान तुर्की से साल दर साल आते रहे। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि जब तुर्की को मदद की आवश्यकता है तो भारत कहे कि नहीं भाई, आप तो ऐसा बोलते थे हमारे बारे में, हम मदद नहीं भेजेंगे? या भारत बोले कि ठीक है, हमारा बड़ा दिल है, हमें नहीं फर्क पड़ता है, आप जो सोचते थे आपकी अपनी सोच थी, लेकिन अभी आपके लोगों को आवश्यकता है तो हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। भारत की सरकार ने दूसरा जो विकल्प है उसे चुना है। भारत की सरकार ने कहा है कि कोई बात नहीं, आप जो सोचते थे वो आपके ऊपर है, लेकिन हम आपकी मदद करने के लिए फिर भी आ रहे हैं। ये जो नीतियां होती हैं, इन्हीं नीतियों के कारण भारत को एक ऐसे देश की तरह देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पे वो ना केवल विकसित देश बट विकासशील देशों के साथ, दोनों के साथ बराबरी में बैठ करके बात कर सकते हैं। भारत की इज्जत हर जगह होती है इन्हीं कारणों से। अब आते हैं हम लोग आज की दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर हमारी आज की ये है कि भारत जो रूस से सामान ले रहा है, फिर चाहे वो तेल हो, हथियार हो, केवल हथियार ही नहीं, अब मानिए रूस से हमने 10 साल पहले कोई हथियार लिया, 15 साल पहले कोई हथियार लिया, तो उसमें कुछ उसका पुर्जा चाहिए, उसमें कुछ रिपेयर करना है, कुछ बदलाव करना है, इसको स्पेयर पार्ट बोलते हैं, वो भी रूस से आएंगे। तो आप याद रखिए, अगर आपने एक बार कोई बड़ा हथियार खरीद लिया किसी देश से, तो आगे आने वाले कई सालों तक आपको उस देश से खरीदारी करनी रहनी पड़ती है। जैसे कि मानिए रफाल प्लेन हमने खरीदे फ्रांस से, तो अगर 5 साल बाद उस रफाल प्लेन में कुछ बदलाव करना हुआ, भाई कोई मशीन है जो हमने कहा भाई ये वाला बदल के इसका दूसरा पार्ट दे दो, तो आप फ्रांस के पास ही दोबारा जाओगे ना। तो इसीलिए रूस से अगर आप कहें कि पिछले साल तो हमने कुछ नहीं लिया ऐसा हथियार, फिर भी जो उससे पहले के लिए हुए हथियार हैं उनके भी सामान आते जाते खरीदते और ये बेचते रहते हैं। इसीलिए भारत को हमेशा रूस को कुछ ना कुछ पैसे देने होते हैं। अब सवाल यह आता है कि भारत रूस का भुगतान कैसे करे। क्या रूस चाहेगा कि भाई हमारी अपनी मुद्रा में पैसे दीजिए? जी नहीं, वो तो अपनी मुद्रा खुद छाप सकते हैं। उन्हें चाहिए कि भाई विदेशी मुद्रा, कुछ ऐसी चीज दो जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मूल्य हो।
परेशानी यह है कि रूस पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि अब रूस को डॉलर यूरो में देना और रूस का उन्हें खर्च कर पाना नामुमकिन हो गया है। तो इसीलिए अब परेशानी ये है कि भारत रूस को कैसे पैसे दे। भारत चाहेगा कि भाई हमने इंडियन रुपये में दे दें, अपने भारतीय रुपये में दे दें, लेकिन कोई भी देश उसी मुद्रा को लेना चाहेगा जिस मुद्रा से वो अब दुनिया भर में कुछ और जो चाहे खरीद सकता है। तो अगर तो भारतीय रुपया ऐसा होता कि भाई रूस कहता कि अच्छा ये आ गया है, अब मैं इसका इस्तेमाल कहीं भी दुनिया भर में कर सकता हूं, तो और बात थी, लेकिन ऐसा है नहीं। जो मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनको आप दुनिया भर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो हो गया चीनी जो युआन जिसको बोलते हैं हम लोग, रेमिनबाई, फिर आपका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया। इसके अलावा भारतीय रुपए को अभी उस श्रेणी में नहीं लेके आया जाता। यहीं पर सारी परेशानी है। अब रूसवादी एक हथियारों के लगभग 28,000 करोड़ रुपए हमें भुगतान करने हैं। यही नहीं, अब इस भुगतान को कैसे किया जाए ये परेशानी अभी तक बनी हुई है और दोनों देश कई सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। तेल, हथियार लगातार हमारे यहां पर आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में बात हुई कि चलिए ठीक है, अमेरिकी डॉलर ना सही, जो यूएई का दिरहम है उसमें आप पैसे दे दीजिए हमें। अब जो यूएई का दिरहम है एक ऐसी मुद्रा है जिसको ज्यादातर देश आराम से मान लेंगे। परेशानी देखिए अब ये भी है कि भारत को जब इतने सारे दिरहम देने होंगे तो भारत को भी पहले दिरहम का इंतजाम करना होगा ना। तो भारत ने अभी हाल ही में जरूर यूएई का जो दिरहम है उसमें भुगतान करना शुरू किया है। यही नहीं, चीन की जो वहां पे विदेशी मुद्रा है उसमें भी हमने भुगतान करना शुरू किया है। ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है। भारत नहीं चाहता था कि हम चीन की जो मुद्रा है उसमें भुगतान करें, लेकिन अब भाई चीन की मुद्रा ऐसी है तो दुनिया भर के ज्यादातर देश लेने को तैयार हैं। रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूस को भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में आप नहीं इंतजाम कर सकते, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं दे सकते। इसलिए चर्चा हो रही है कि क्या कोई और तरीका है कि हम दिरहम या चीनी मुद्रा के अलावा कुछ और कर सकें। तो अब अलग अलग मुद्दों पर कहां विचार हो रहा है। पहली चीज इस पर विचार हो रहा है वो ये है, भारत सरकार द्वारा जारी एक ऋण साधन, मतलब हर देश की सरकारें अपने अपने सॉवरेन बॉन्ड, संप्रभु बॉन्ड को जारी करती हैं। संप्रभु बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सरकार को आपको 100 रुपए देने थे, है ना, और सरकार अभी दे नहीं पा रही है, कोई कारण जो भी होगा, तो सरकार आपको एक बॉन्ड दे देगी, बोलेगी अभी मैं 100 नहीं दे पा रहा हूं, आप मुझसे 5 साल बाद ले लेना, ऐसा करना, और अगर जो 100 का बॉन्ड था उसके बजाय मैं आपको 140 रुपए दे दूंगा। ये होता है सॉवरेन बॉन्ड, कि मैं अभी आपको पैसे नहीं दे पा रहा हूं, कोई बात नहीं, तो आप ऐसा करिए, मुझसे ये लिखित में ले लीजिए कि आपके पैसे मेरे पास है, उधार समझ के, और इस पे कुछ ब्याज के साथ में कुछ साल बाद आपको दे देने वाला हूं। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये जो बॉन्ड है इसका आमतौर पर इस्तेमाल बकाया चुकाने के लिए नहीं किया जाता है। आमतौर पर सरकारें बॉन्ड इशू करती हैं जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं अपने विकास के लिए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी योजना है सरकार की, वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं लेना चाह रहे हैं वो, तो वो बॉन्ड जारी कर देते हैं मार्केट में। उधार चुकाने के लिए आमतौर पर ऐसे नहीं होता है। तो अभी अगर भारतीय सरकार ऐसे बॉन्ड जारी करेगी तो वो फिर एक ना एक तरीके से आप देख लीजिए कि हम रूस का उधार चुकाने के लिए ऐसा करेंगे। अगला विकल्प ये है कि रूस को सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों में कुछ हिस्सेदारी की पेशकश की जाए, जिसे भविष्य में समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, भारतीय सरकार की बहुत सारी कंपनियां, एयर इंडिया सरकार की थी, LIC में कुछ हिस्सा सरकार ने बेचा, ऐसे ही सरकार के पास बहुत सारी कंपनियां, ONGC आप मान लीजिए, बड़े बड़े और कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों का कुछ हिस्सेदारी हम रूस के नाम कर दें कि भाई आप पे इतना उधार है, उसके हिसाब से 10% हिस्सेदारी चलिए आपकी हो गई, और ये भविष्य में आपसे वापस खरीद लेंगे। भविष्य में मतलब है कि जब आपका युद्ध खत्म हो जाएगा तो आपसे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, तो हम आपको वो डॉलर दे देंगे जो देने होंगे, और आप वो हिस्सेदारी वापस हमारे नाम पे कर दीजिएगा। तो एक तरीका तो ये है। अब ये अलग अलग तरीकों पर विचार किया जा रहा है, और रूस को पैसे देना, इसकी परेशानी भारत में पहले भी रही है। भारत ने रूस से S-400 आपको पता है मिसाइल डिफेंस खरीदा था। अमेरिका ने वो कैट्सा वाला अपना कानून चालू किया हुआ था कि नहीं भाई आप रूस से हथियार नहीं खरीद सकते। तब से परेशानी चल रही है कि रूस को कैसे पैसे दिए जाएं। लेकिन ये परेशानी
रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रूस पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अभी पिछले ही साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत ने रूस को 11,500 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया है, लेकिन अभी भी लगभग 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना बाकी है। तो ये भुगतान अभी कैसे होगा, दोनों देश किस चीज पर आकर मानेंगे कि ठीक है कंपनी हमारे नाम कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए, ये देखने वाली बात है। लेकिन जब तक प्रतिबंध नहीं हटते हैं रूस से युद्ध वाले, तब तक परेशानी तो बनी रहेगी दोनों देशों के बीच में। अगली खबर, परवेज मुशर्रफ की जैसे कि आपको पता है मृत्यु हो गई। परवेज मुशर्रफ जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। ये जो परवेज मुशर्रफ जब राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उनके शासन के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसने भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनको हमेशा के लिए बदल दिया। और इसको देखने के दो तरीके हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये बहुत इतिहास रहा है कि जो भी पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष होते हैं वो समझते हैं कि पूरा देश अब मेरा है, तो वो सरकार, जो चुनी हुई सरकार होती है उनको हटा देते हैं, खुद कब्जा कर लेते हैं, सैन्य शासन लगा देते हैं और फिर वो सारी ताकत अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये परवेज मुशर्रफ पहले नहीं थे, आखिरी नहीं थे, ये इतिहास रहा है पाकिस्तान में। लेकिन परवेज मुशर्रफ थोड़ा अलग इनका केस इसीलिए हो जाता है क्योंकि परवेज मुशर्रफ जब अपने पद से हटे, इसके बाद इन पर एक मुकदमा चलाया गया, पूरा कोर्ट में मुकदमा ये चलाया गया कि इन्होंने अपने रहते हुए पाकिस्तान के संविधान को पलट दिया, पाकिस्तान के संविधान को माना नहीं। तब तक ये खैर दुबई चले गए थे क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी इलाज कराने के लिए, और इनके पीछे से ही पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई, फांसी की सज़ा सुनाई। तब ये यहाँ थे नहीं, फांसी की सज़ा कि सबको पता था दी नहीं जाएगी क्योंकि वो देश में है ही नहीं। उसके बाद फांसी की सज़ा को रोका गया, लेकिन इनकी मृत्यु दुबई में ही हुई आखिर में। ये अपने आखिरी कुछ साल दुबई में ही इलाज कराते हुए ही बीते हैं इनके। अब जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है उसमें जो सैन्य बल के जितने भी नेता हैं या सैन्य अध्यक्ष जो हैं उनका बहुत बड़ा एक हाथ रहा है। जैसा मैंने कहा, पाकिस्तानी अदालत ने उनके राजद्रोह के आरोप को सिद्ध करते हुए उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई की थी। यही नहीं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल दौरान ही दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहला, कारगिल युद्ध। परवेज मुशर्रफ ने कई बार ये इंटरव्यू में भी कहा है कि कारगिल युद्ध की जो पूरी प्लानिंग हुई थी वो उन्हीं से शुरुआत हुई थी, और ये जो कारगिल युद्ध की पूरी प्लानिंग हुई जिससे उम्मीद की गई पाकिस्तान ने कि भाई हम अब भारत को हरा सकते हैं, ये पूरी प्लानिंग परवेज मुशर्रफ के ऑफिस में उनके कार्यकाल से ही शुरू हुई थी। परवेज मुशर्रफ का जब ये पूरा प्लान नाकामयाब हुआ, उसके बाद उन्होंने सोचा भारत से हम लोग को शांति वार्ता करनी चाहिए। कहा जाता है पाकिस्तान और भारत सबसे करीब कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए तभी आए जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वहां पे परवेज मुशर्रफ थे। परवेज मुशर्रफ लेकिन एक इस तरीके के नेता थे जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। यही नहीं, पाकिस्तान में भी जो उन्होंने किया इसको दो नजरों से देखा जाता है। पहला, पाकिस्तान के संविधान को ताक पर रखकर अपने मन से इनको जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने किसी के सोचा नहीं, जब चाहे आपातकाल लगा दिया, जब चाहे लोगों को जेल भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कई सारे ऐसे विशेषज्ञों को अपने कैबिनेट में जगह दी जिनकी जो नीतियां थी वो पाकिस्तान को आगे ले जाने में काफी कारगर साबित हो सकती थी। शिक्षा प्रणाली को उन्होंने आधुनिक तरीके से बदलने का प्रयास किया, मीडिया में सुधार लाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें अभी भी याद इन सब प्रयासों के लिए नहीं रखा जाता। उन्हें अभी भी याद रखा जाता है एक तो कारगिल का जो युद्ध हुआ जहां पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी, और दूसरा कि इन्होंने पूरे के पूरे संविधान को कोई इज्जत नहीं दी और इन्हें आखिर में जाके सुप्रीम कोर्ट ने फांसी तक की सजा सुना दी। अब पाकिस्तान में आमतौर पर क्या होता है कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो तय करते हैं कि जो सेना है उसका प्रमुख कौन होगा, सेना अध्यक्ष कौन होगा। अब क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है कि जो सेना प्रमुख होते हैं, सेना अध्यक्ष होते हैं, वो सरकार को ही हटा देते हैं, तो प्रधानमंत्री जो भी बनता है वो बहुत डर डर के सेना प्रमुख चुनते हैं।
वो आमतौर पर ऐसे इंसान को सेना प्रमुख चुनना चाहते हैं जिनसे उनकी सत्ता को कोई खतरा ना हो, कि ये सेना प्रमुख कल को इतना ताकतवर ना हो जाए कि मुझे ही प्रधानमंत्री पद से हटा दे। तो इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ को भी नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने सेना प्रमुख चुना था, जबकि वो सबसे वरिष्ठ नहीं थे। सेना में उनसे वरिष्ठ भी और लोग थे। अब सोचिए, भारत में ऐसा हो सकता है क्या? भारत में सेना प्रमुख जब चुनना होता है सबसे वरिष्ठ अफसर को ही चुना जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। परवेज मुशर्रफ सबसे वरिष्ठ ना होने के बावजूद उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ को पता लगा कि मुझे इनसे खतरा नहीं है। लेकिन जैसा कि सोचा गया था, एक बार जब कोई सेना प्रमुख बन जाता है उनके जीवन में, उनके सोचने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो उन्होंने भी सैन्य तानाशाह बना करके, जैसा जिया उल हक ने किया था, नवाज शरीफ को हटाया। नवाज शरीफ को हटाने के बाद खुद पूरी सत्ता धारण की और पूरा सैन्य तख्ता पलट करके वहां पर पाकिस्तान के पूरी तरीके से ये अध्यक्ष बन के आगे उतरे। अब जब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए, पाकिस्तान की राजनीति में आए, तो उन्होंने एक एक करके जितने भी लोग उनकी आलोचना करते थे, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इन सभी के खिलाफ झूठे मामले दाखिल किए, इन सभी को जेल भेजने की तैयारी की, कोशिश की किसी न किसी तरीके से इनके खिलाफ कोई भी जो भी आलोचना कर रहा है सारे आलोचकों को हटा दिया जाए। जनरल मुशर्रफ ने अपने कार्यों का बचाव किया, ये दावा किया कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी उन्होंने, जितने नेता हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, मैं तो सबको हटाना चाहता था। उन्होंने कहा मैं लोकतंत्र को वापस लेकर के आऊँगा, 2008 में दोबारा चुनाव कराऊंगा, लेकिन उनको उस चुनाव में किसी भी तरीके की सफलता नहीं हासिल हुई। जैसा मैंने कहा, उनकी विरासत दो तरीके से याद रखा जाएगा। एक तो वो जो कारगिल युद्ध हुआ था, और दूसरा वो जो उन्होंने मुशर्रफ फॉर्मूला दिया था, कोशिश की थी पहले अटल बिहारी वाजपेयी और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर शांति वार्ता करने की, कश्मीर के मसले को सुलझाने की। कहा जाता है कि उस समय, और ये आगरा शिखर सम्मेलन बहुत याद रखा जाता है, जब ये आए थे आगरा में बातचीत करने के लिए, शांति वार्ता के लिए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। कई सारे ऐसे कारण थे जहाँ पे बातचीत टूट गई। लेकिन फिर भी याद रखा जाता है कि शायद इतिहास में भारत और पाकिस्तान कभी इतने करीब आए हों कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए। एक और चीज़ जो कि इनकी विरासत का ही हिस्सा है, कहीं ना कहीं इन्होंने कभी भी पाकिस्तान में पनपे हुए आतंकवादियों की निंदा कभी भी नहीं की। जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे कई सारे आतंकी संगठन जिन्होंने भारत के खिलाफ काम किया, जिन्होंने भारत पर हमलों की योजना बनाई, कभी भी उनकी निंदा परवेज मुशर्रफ ने नहीं की। 1999 में जब एयर इंडिया के विमान का अपहरण किया गया, हाईजैक किया गया, कांधार में उतारा गया, तब भी परवेज मुशर्रफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि गलत हुआ। संसद पर हमला हुआ, कश्मीर की विधानमंडल पर बमबारी हुई, कभी भी परवेज मुशर्रफ ने आगे आके ये नहीं कहा कि ऐसा गलत हुआ, कभी इसकी निंदा नहीं की गई। मुंबई के जो हमले हुए थे 2008 में, उससे पहले अपना पद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी कभी भी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने कुछ भी नहीं कहा। 2008 में चुनाव के बाद जब उनको जीत नहीं मिली, उन्होंने फिर से सोचा मैं राजनीति में अपना हाथ अपनाता हूं। 2010 में एक नई पार्टी उन्होंने शुरू की जिसको ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा गया, लेकिन इसमें उनकी दाल नहीं गली। उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तबीयत उनकी खराब होना शुरू होती है। 2016 में दुबई चले जाते हैं और दुबई में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। तो परवेज मुशर्रफ की जो विरासत है वो काफी मिली जुली है। इन्हें दो तरीके से, ऐसे मैंने कहा, याद रखा जा सकता है। अब समय आता है हमारे उस एक नई पहल का जो मैंने आपसे कहा, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के जो कि हम लोग कर रहे हैं। हर एपिसोड में, हर सप्ताह हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा करेंगे जो कि खबरों में है। आज हम चर्चा करने वाले हैं IMF के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जिसे कहा जाता है। IMF बहुत सारे कारणों से चर्चा में रहा है। आप हमारे ही अगर आस पड़ोस में देख लीजिए, दो देश ऐसे हैं जो लगातार बार बार IMF जा रहे हैं मदद के लिए। बांग्लादेश अभी गए हैं, लेकिन बांग्लादेश का किस्सा थोड़ा सा अलग है। श्रीलंका और पाकिस्तान ऐसे दो देश हैं जो बार बार IMF जा रहे हैं। अब IMF क्या है और वो वर्ल्ड बैंक से कैसे अलग है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। कई बार विद्यार्थी IMF और वर्ल्ड बैंक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का काम क्या है, अलग अलग कैसे। देखिए,
आप मान के चलें कि भारत की सरकार को एक योजना हमने बनाई है कि हमें भारत में 10 नए डैम बनाने हैं, 10 नए बांध बनाने हैं, जिससे कि बिजली पैदा होगी, जिससे कि ऐसे इलाकों में जहां पानी नहीं है वहां पे पानी का बहाव होगा, किसानों का भी जीवन बेहतर होगा। मतलब भारत के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए भारत ने एक योजना बनाई है, जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, जिसके लिए हमें उधार चाहिए। ऐसे में हम जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, उनकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में जो विकास कार्य होते हैं, खास करके ऐसे देशों में जहां पे आप देखेंगे कि विकास ज्यादा नहीं हुआ है, विकासशील देशों को जो मदद करने का काम है वो वर्ल्ड बैंक करता है। आमतौर पर वर्ल्ड बैंक अमीर देशों को लोन नहीं देता है। वर्ल्ड बैंक के जो लोन है वो विकासशील देश, उनके लिए ही बने हैं। जो देश गरीब हैं, जहां अभी भी विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, वहीं पे होगा। आप नहीं देखेंगे कि अमेरिका या यूरोप के ज्यादातर देश या कनाडा या जापान वर्ल्ड बैंक जाके उधार लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ आता है आईएमएफ। आईएमएफ का काम क्या है? मानिए भारत को अगर बाहर से तेल जो खरीदना होता है तो हम पैसे कैसे देते हैं? हम पैसे देते हैं एक ऐसी विदेशी मुद्रा में जो कि दुनिया भर में मानी जाती हो, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर। तो भारत को है जो अमेरिकी डॉलर में पैसे देने होते हैं। अब अमेरिकी डॉलर में तो हम पैसे तभी अदा करेंगे जब अमेरिकी डॉलर हो हमारे पास, है ना। अब अगर अमेरिकी डॉलर ही हमारे पास नहीं है तो फिर हम कैसे पैसे देंगे? अब अमेरिकी डॉलर भारत कमाएगा कैसे? कोई विदेशी निवेशक भारत में आए, विदेशी डॉलर यहां पर इन्वेस्ट करे, या फिर भारत कुछ ऐसा बेचे बाहर कि हमें डॉलर में लोग पैसे दें। यही तरीके होंगे ना। डॉलर हम खुद तो छाप नहीं सकते, तो या तो हमने किसी को गेहूं, आटा, चावल बेचा भारत ने, तो उससे हमें डॉलर में कमाई हो गई, ये अच्छी बात है। या फिर जो विदेशी निवेशक यहां पे आएंगे वो डॉलर में पैसा देंगे, तो हो सकता है। कोई और तरीका तो नहीं है डॉलर कमाने का। तो अगर आप कुछ ऐसा बेचते नहीं है कि आपकी डॉलर में कमाई हो, या विदेशी निवेशक आपके यहां आते नहीं है कि डॉलर में कमाई हो आपकी, तो आप डॉलर कहां से आप डॉलर का इंतजाम करोगे तेल खरीदने के लिए? क्योंकि तेल खरीदना तो आवश्यक है। तो आप जाओगे आईएमएफ के पास। आईएमएफ उधार आपको तब देगा जब आपके पास विदेशी मुद्रा की कमी है और आप उस कमी के कारण जो आपको सामान चाहिए वो नहीं खरीद पा रहे हो, और आपकी जो जनसंख्या है उसको ये सामान अभी के अभी चाहिए। आईएमएफ का जो लोन है वो विकास कार्यों के लिए नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता कि ब्रिज बना दूं, बिल्डिंग बना दूं, जी नहीं। वो इसीलिए होता है कि अगर आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं बची है तो आप पैसे नहीं है, अब आप कैसे सामान खरीद पाएंगे बाहर से? आईएमएफ का जो लोन है वो कोई भी देश ले सकता है, चाहे अमीर चाहे गरीब। विकसित देश भी लोन लेते हैं, आमतौर पर कम होता है ऐसा, लेकिन विकसित देश भी लोग लोन लेते हैं, विकासशील देश भी लोन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो लोन है माना जाता है वो थोड़े कम ब्याज दर पे मिलता है, क्योंकि भाई गरीबों के लिए है, विकासशील देशों के लिए है। आईएमएफ का लोन ऐसा नहीं। आईएमएफ जब आपको लोन देता है माना जाता है सजा दे रहा है ताकि आप सबक सीखिए। आईएमएफ जब लोन देता है तो लोन देते हुए कई सारी शर्तें लगाता है कि भाई लोन तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये जो पैसा आप दे रहे हैं ये फिजूल खर्ची के लिए नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कि फ्री में पैसा बांटने लगो, लोगों को आप मुफ्त में चीजें बांटने लगो, लोगों का टैक्स खत्म कर दो, जी नहीं। हम लोन दे रहे हैं ताकि आप अपनी जो स्थिति है उसको सुधारिए। वर्ल्ड बैंक का लोन बहुत सालों सालों चलता है, दशकों तक चलता है, वापस आराम आराम से कर सकते हैं। आईएमएफ का लोन 3 ही साल में वापस करना होता है, ब्याज दर भी ज्यादा होता है। तो आईएमएफ एक ऐसा संस्थान है जो विकास कार्यों के लिए लोन नहीं देता है, याद रखिएगा। आईएमएफ एक ऐसा संस्थान है जबकि विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है तब वो लोन देते हैं। 1990 कई सदस्य देश हैं यहाँ पे, लगभग यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का हर एक सदस्य यहाँ पर भी है। जैसा मैंने कहा, उद्देश्य क्या है? वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करना है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना है। वर्ल्ड बैंक का काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बेहतर करना नहीं है। उन्हें मतलब है कि आपके यहाँ विकास हो रहा है कि नहीं, गरीबी हटा रहे हैं कि नहीं, ये सब करने में। आईएमएफ का काम है कि भाई विकास, आईएमएफ का काम है कि भाई आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बेहतर हो, आपकी जो खुद की नीतियां हैं वो बेहतर हो, ताकि आपको बार बार आईएमएफ ना आना पड़े। इन दोनों को मिला के, आईएमएफ को और अगर आप वर्ल्ड बैंक को, विश्व बैंक जो है, इनको अगर आप मिला दें
इन दोनों को मिला के कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ब्रेटन वुड्स के जुड़वा। ब्रेटन वुड्स वो जगह है न्यू हैम्पशायर में, अमेरिका में, जहां पे दोनों की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्योंकि दोनों की शुरुआत साथ ही में हुई तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। बहुत सारे देश हैं जो कई बार आईएमएफ गए हैं, भारत भी कई बार आईएमएफ गया है, लेकिन अच्छी बात यह है 1991 के बाद जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किए उसके बाद से हम आईएमएफ नहीं गए हैं। 1991 वो आखिरी बार था जब भारत आईएमएफ गया, उसके बाद हम आईएमएफ नहीं गए हैं, याद रखिएगा। और उस समय भी जब हम आईएमएफ गए थे तो आईएमएफ ने जितनी रकम हमें देने का वादा किया था हमने उससे कम ही रकम ली। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने अपनी मार्केट खोली, जैसे ही हमने अपना बाजार खोला, तब भारत की कमाई होना शुरू हो गई। लेकिन आईएमएफ ने इतिहास में अगर आप देखें तो बहुत देशों की मदद की है, जैसे कि 1973 का तेल संकट। ये क्या था? 1973 में क्या हुआ कि जो ऐसे देश थे जो कि तेल बहुत ज्यादा बेचते थे, उन्हें ये बात पे भरोसा हो गया कि अगर हमने मना कर दिया तो दुनिया बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया तेल के बिना तो नहीं चल सकती। तो जो तेल बनाने वाले देश थे, जो तेल पैदा करने वाले देश थे, उन्होंने मिलकर के एक समूह बना लिया और सोचा कि अगर हम मिल करके तय करें कि हम रेट बढ़ा रहे हैं तेल का, तो किसी के पास कोई विकल्प होगा नहीं, तेल तो सबको खरीदना है। तो एकदम से विकासशील देश जो थे वो परेशानी में आ गए। 1973 के तेल संकट के बाद तेल का जो दाम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक एक करके देश आईएमएफ पहुंचते हैं उधार लेने के लिए। और तब से एक ये परिस्थिति बन गई है कि आईएमएफ आमतौर पर ऐसे उधार देते हैं। अब आईएमएफ में परेशानी क्या है? आईएमएफ परेशानी है कि मान लीजिए भारत गया आईएमएफ उधार लेने के लिए, ठीक है, आईएमएफ कैसे तय करेगा उधार देना है कि नहीं देना है? ये आईएमएफ तय करता है। जो आईएमएफ के सदस्य देश हैं वो वोटिंग करते हैं, वो तय करते हैं कि हमें उधार देना है कि नहीं देना है। अब ऐसे में क्या हर देश का वोट एक के बराबर है? जी नहीं, यही सारी परेशानी है। हर एक देश का वोट एक के बराबर नहीं है। सबको जो वोटिंग करने का अधिकार है वो बटा हुआ है। और इसमें भी जो ताकतवर देश हैं, खासकर कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा अधिकार है। यहां तक कि अगर अमेरिका ने मना कर दिया कि भाई आपको पैसा नहीं देंगे, तो आईएमएफ किसी को पैसा दे ही नहीं सकता, इतना अधिकार है अमेरिका के पास। इसी का अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएं, 1991 में बहुत सारी चीजें हो रही थी। 1991 में जब भारत के ऊपर इतना बड़ा संकट बना हुआ था, हम आईएमएफ गए, अमेरिका से हमने कहा भाई आप भी हामी भरिए, हमें उधार दीजिए। तो अमेरिका ने कहा एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये थी कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया था, अमेरिका को बचाने जाना था कुवैत को। अमेरिका ने कहा हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो भारत पहले रुकेंगे, वहां से तेल भरेंगे, क्योंकि अमेरिका से सीधा तेल भर के कुवैत तक जाना बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे, पहले भारत में लैंड करेंगे, तेल भरेंगे, फिर कुवैत जाएंगे। अगर आप मंजूरी देते हैं, हाँ करते हैं, तो हम आईएमएफ में हाँ करेंगे तो आपको उधार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भारत की स्थिति थोड़ी अलग ये थी कि भारत हमेशा से खाड़ी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहता है, फिर चाहे वो कुवैत हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, हम किसी एक पक्ष में नहीं जाते हैं। तो भारत तब भी नहीं चाहता था कि हम सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऐसा कुछ करें कि कुवैत की तरफ खड़े हों, इराक के खिलाफ हम लोग खड़े हुए दिखाई दें, लेकिन फिर भी भारत को मजबूरी थी तो भारत ने ऐसा किया। तो आईएमएफ एक बहुत ऐसा मंच रहा है जहां पे अलग अलग तरीके की राजनीतियां होती हैं। 1997 में कहा जाता है कि जो पूर्वी एशिया के देश थे जो बहुत ही तेज गति से विकास कर रहे थे, थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, उनमें भी काफी एकदम से खलल आया, उनकी अर्थव्यवस्था एकदम से चरमराई। तब भी आईएमएफ ने आकर ही मदद की थी। तो आईएमएफ ने साल दर साल जब भी संकट आया है, चाहे 2008 का संकट, 1997 का संकट हो, दुनिया भर के देशों की मदद की है। जैसे मैंने कहा, ये काम करते हैं क्षमता विकास करने के लिए, कोशिश करते हैं कि भाई आपकी सरकार की नीतियां ऐसी हो कि अभी तो आपने उधार ले लिया पर बार बार उधार लेने मत आइए। ये एक तरीके की सजा देते हैं, शर्तें लगवाते हैं कि इन शर्तों का पालन करोगे तभी 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 हम आपको उधार देंगे। आईएमएफ में सदस्यता, आईबीआरडी में सदस्यता के लिए शर्त। आईबीआरडी क्या है? जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के अलग अलग अंग हैं, उसमें से एक होता है आईबीआरडी।
इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका नाम है, चाहे तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो हुआ ये कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो चाहे कोई देश हारा हो चाहे जीता हो, तबाही तो सब में हुई थी। सबको अपना विकास दोबारा करना था, सबको बिल्डिंगें बनानी थी, सबको इमारतें बनानी थी, सबको लोन चाहिए था। वो तो आईएमएफ देगा नहीं, तो वो आईबीआरडी से वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी। जैसे मैंने कहा, सब देशों का अपना अपना एक कोटा होता है। उस कोटा के आधार पर उनको जो वोटिंग का मूल्य उनका दिया जाता है। ये कोटा कैसे तय होता है? ये कोटा तय होता है कि भाई आपकी जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो कितना है उसको माना जाता है। आपकी अर्थव्यवस्था कितनी खुली हुई है, मतलब कि क्या आप और देशों से निवेशक आ सकते हैं, नहीं, हम मना करते हैं। आर्थिक परिवर्तनशीलता, अंतर्राष्ट्रीय भंडार आपके पास कितने हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके वोटिंग दी जाती है, वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। अमेरिका के पास किसी भी और देश से ज्यादा अधिकार है, इतना ज्यादा कि अगर आईएमएफ में अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं, हमें आपको लोन नहीं देना है, तो शायद ही कोई ऐसा लोन है जो वो दे सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को कुछ ना कुछ पैसे आईएमएफ में जमा करने होते हैं। जो आईएमएफ मान लीजिए पाकिस्तान को उधार दे रहा है, तो आईएमएफ पैसे कहां से ला रहा है? तो जितने भी सदस्य देश होते हैं अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो पैसे जमा करवाते हैं, गुल्लक की तरह समझ लीजिए आईएमएफ को। उस गुल्लक में हर देश अपना अपना योगदान करता है, पैसे इस तरह से उनके पास रहते हैं और उसी पैसों को घुमाया जाता है। ऐसे किटी होती है, जिसको चाहिए वो लेता है और वो इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। अब आईएमएफ की अपनी खुद की मुद्रा होती है, इसको एसडीआर कहा जाता है। ये एसडीआर को आप एक तरीके से बास्केट मान लीजिए, एक टोकरी मान लीजिए अलग अलग मुद्राओं की। इसमें डॉलर होता है, जिसमें आप यूरो होता है, पाउंड होता है, जिसमें आप देखेंगे कि जापानीज येन होता है, और अब इसमें चीन की करेंसी को भी लाया गया है, युआन को। तो ये सब मिला करके जो आईएमएफ ने मान लीजिए पाकिस्तान को कहा कि ठीक है, हम आपको 100 करोड़ एसडीआर देंगे, तो ये पाकिस्तान के पास जाएगा। पाकिस्तान ये एसडीआर जो करेंसी मिलेगी उसको किसी भी देश को दे करके दूसरी विदेशी मुद्रा ले सकता है। चाहे उनको डॉलर चाहिए तो डॉलर, पाउंड चाहिए तो पाउंड, किसी भी तरह की विदेशी मुद्रा वो ले सकते हैं, और वहां से उनको तेल खरीदना है या जो भी खरीदना है वो खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे मैंने कहा, हर हफ्ते हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो खबरों में है उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक और चीज जो हमारी आज से शुरुआत हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसी कोई स्थान जो कि समाचार में रहा है उसको हम देखेंगे ध्यान से नक्शे पे, कि भाई जो उनका नक्शा है उसके आसपास कौन से देश हैं, कैसे सवाल आ सकते हैं। जैसे आपने अभी भी देखा होगा पिछले साल प्रारंभिक परीक्षा में अफगानिस्तान का पड़ोसी देश पूछा गया, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान का। तो ऐसे में एक इलाका जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं वो है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। अब देखिए, इतिहास सबको पता है, ये जो आप पूरा देश देख रहे हैं ये एक देश हुआ करता था फलस्तीन के नाम से। अभी जो फलस्तीन देश था, यहां पर एक और नया देश बसाया गया पश्चिमी देशों द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, फ्रांस द्वारा। जो छोटा देश यहां पे बसाया जाना था उसको इजराइल कहा गया। इजराइल जो यहूदियों के लिए एक देश बनाया जाना था, क्योंकि यहूदियों को यूरोप में बहुत मारा जा रहा था। उनकी मांग थी हमें अपना एक देश दो, और जेरूसलम क्योंकि उनका एक ऐसा स्थल है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है, तो उनको लगा भाई जेरूसलम यहाँ पे है, हमारे धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी, हमको यहीं पे अपना देश बनाने दीजिए। तो यहाँ पे प्लान था कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे यहूदियों के लिए देश बना देंगे इजराइल। लेकिन हुआ ये कि बढ़ते 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 अब ऐसा हो गया कि पूरा ये इजराइल बन चुका है। फलस्तीन के पास केवल दो छोटे छोटे इलाके रह गए हैं, एक तो ये, इसे गाजा पट्टी कहा जाता है, और एक ये जिसे कि वेस्ट बैंक कहा जाता है। अब ये वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है पहले ये देख लीजिए। ये एक नदी है यहां पे, अगर आप देखें इसका नाम है जॉर्डन नदी। जो जॉर्डन नदी है, क्योंकि ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी तरफ है तो इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो वेस्ट बैंक का मतलब ये है
कि जो जॉर्डन नदी है इसके जो पश्चिम में आता है ये वेस्ट बैंक है। अब नक्शे में आपको देख के क्या क्या पता चल रहा है? पहली बात, मेडिटेरेनियन सी, इस पर कई सारे सवाल आते हैं कि इनमें से कौन कौन सा देश है जो मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और छोटा सा अगर आप देखें, ये है डेड सी, ये भी बहुत आवश्यक है। फिर देखें कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा इनके साथ मिलती है। इन हर देशों में कभी ना कभी लड़ाई हो चुकी है। जॉर्डन हो गया इस तरफ, फिर आप देखिए इजिप्ट, यहाँ पे है सीरिया, यहाँ पे है लेबनान। इन सब के सब देशों से कभी ना कभी इजराइल की लड़ाई हुई ही है। यहाँ पे अगर आप पश्चिम में आए तो गल्फ ऑफ अकाबा, ये भी एक ऐसा इलाका है जो कि महत्वपूर्ण है। इन हर देश के नाम आपको याद रखने हैं, चाहे वो इजिप्ट हो जाए, चाहे सीरिया हो जाए, चाहे जॉर्डन हो जाए, इन सब के साथ इजराइल ने कभी ना कभी लड़ाई लड़ी है। ये एक और इलाका है गोलन हाइट्स का, इस पे भी सवाल आ चुका है। गोलन हाइट्स का जो इलाका है सीरिया में था ये, लेकिन लड़ाई हुई तो इसको इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। ये अभी भी इजराइल के ही कब्जे में है। तो आपको याद रखना है कि इजराइल, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, इनसे कौन कौन से देश इनकी सीमा से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये देखें, वेस्ट बैंक से केवल जॉर्डन जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। वेस्ट बैंक की सीमा सीरिया, लेबनान, इजिप्ट से नहीं मिलती है। इजराइल की सीमा जरूर इनसे मिलती है। एक और चीज, गाजा पट्टी देखिए, थोड़ी सी सीमा इजिप्ट से भी मिलती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये अगर आप देखें, आपको बताता है किस तरह से फलस्तीन इजराइल में बदल गया। 1917 में देखिए, ये जो पूरा आपको हरा भाग दिख रहा है फलस्तीन हुआ करता था, नीला भाग इजराइल। 1948 में देखिए, जब पहला युद्ध हुआ कि भाई हम लोग इजराइल को यहाँ पे नहीं बसने देंगे, बहुत सारे जो अरब देश थे उन्होंने युद्ध किया, लेकिन इजराइल इनसे जीतता है और बहुत सारी जो इलाका था वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। एक एक करके इजराइल ने अपना इलाका और बढ़ाया है। और यही नहीं, जो आप ये हरा इलाका भी देखते हैं, यहाँ पर भी इजराइल ने कई सारे यहूदियों को यहाँ पर सेटल किया है, उनके रहने के लिए घर बनाए हैं। कई सारे लोग अभी भी इजराइल के हैं जो यहाँ पर रहते हैं और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है इजराइल की सरकार द्वारा, क्योंकि इजराइल का कहना है कि एक एक करके हम सारा इलाका ले लेंगे। और वहीं फलस्तीन, जिनकी मदद करने के लिए ये जो खाड़ी के देश थे कभी आए भी हैं, इतिहास में युद्ध भी लड़ा है, लेकिन वो कभी भी इजराइल को हरा नहीं पाए हैं। याद रखिएगा, नक्शे कहाँ कहाँ पे जरूरी हैं, कौन कौन से देश आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो हर बुधवार हमारी कोशिश रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कोई ऐसी जगह जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनको नक्शे के मदद से हम लोग देखने की कोशिश करें। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कैसा लगा आपको और कौन से कार्यक्रम चाहिए। अपने और दोस्तों को भी यहाँ पर बुलाएं और उन्हें भी बताएं कि यूपीएससी की अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तैयारी के लिए इससे बेहतर जगह उनको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले बुधवार। जय हिंद।